भरतपुर दौरा। सुबह 9 बजे भरतपुर पहुंचने का कार्यक्रम। कमालपुरा बॉर्डर पर कार्यकर्ता करेंगे स्वागत। डी के पुंजरी में गिरिराज जी महाराज के करेंगे दर्शन। भरतपुर जाते समय दौसा में भी किया जाएगा स्वागत। तो ये बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। सुबह 9 बजे भरतपुर पहुंचने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है। आज भरतपुर दौरे पर सीएम भजनलाल डी के पुंजरी में गिरिराज जी महाराज के करेंगे दर्शन। कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम आज रहने वाला है। तो कल दिल्ली से वापस जयपुर लौटने के बाद आज भरतपुर पहुंचने का कार्यक्रम सीएम का रखा गया है। सुबह 9 बजे का वो समय रहेगा जब मुख्यमंत्री भरतपुर पहुंचेंगे और वहां पर पूरी तैयारियां मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर की गई है। भरतपुर वासियों में बेहद उत्साह है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर। कमालपुरा बॉर्डर पर कार्यकर्ता जो है स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल का। कार्यकर्ताओं ने पहले से ही पूरी रूपरेखा तैयार की हुई है। लंबे समय से तैयारियां चल रही थी। गिरिराज जी महाराज के दर्शन डीग में करेंगे और भरतपुर जाते समय दौसा में भी स्वागत किया जाएगा मुख्यमंत्री का। तो मुख्यमंत्री का भरतपुर से लगाव है। भरतपुर में आज पहुंचने का कार्यक्रम सीएम का है। दीपक संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। दीपक, आज मुख्यमंत्री भरतपुर पहुंच रहे हैं, कैसी तैयारियां की गई हैं? देखिए, बिल्कुल तैयारियों की बात की जाए तो भव्य तैयारियां की जा रही हैं और जो दौसा का बॉर्डर है वहां से ही उनको कार्यकर्ता रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे और बॉर्डर पर ही जोरदार स्वागत किया जाएगा। डी कुमेर से विधायक हैं डॉक्टर शैलेश सिंह और नगर से जो विधायक हैं जवाहर सिंह बेड़म, वो भी इस स्वागत कार्यक्रम में शामिल होंगे और बॉर्डर से ही वो अगवानी करते हुए भरतपुर आएंगे। उनके साथ में भरतपुर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और 1 बजे बाद वो गिरिराज जी पहुंचेंगे, जहां वो गिरिराज जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे और उसके बाद जयपुर रवाना होंगे। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि लगभग 9 बजे वो जयपुर से रवाना होंगे। सड़क मार्ग होते हुए वो भरतपुर पहुंचेंगे, जहां भरतपुर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला उनका भरतपुर दौरा है, तो ऐसे में इस दौरे को ऐतिहासिक बनाने की कोशिश की जा रही है कार्यकर्ताओं की तरफ से। भव्य तैयारियां की जा रही हैं, जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं और उनके जो स्वागत के लिए भरतपुर वासी पलक पावड़े बिछाए हुए बैठे हैं कि पहली बार मुख्यमंत्री आ रहे हैं भरतपुर, तो भव्य जो स्वागत है वो किया जाए। लगातार शाम को जैसे ही खबर तैयारियां, कार्यक्रम क्या क्या रहने वाले हैं मुख्यमंत्री के यहाँ पर? क्या कोई जनसभा को भी संबोधित करेंगे? देखिए, कार्यक्रमों की बात की जाए तो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार वो भरतपुर आ रहे हैं और भरतपुर उनका गृह जिला है। ऐसे में लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं उनसे मिलने की, तो ऐसे में उनका कोई कार्यक्रम सभा करने का तो नहीं है, लेकिन जैसे ही वो भरतपुर जिले में प्रवेश करेंगे तो स्वागत द्वार बनाए गए, जगह जगह उनका भव्य स्वागत होगा और भरतपुर पहुंचने पर भी उनके स्वागत कार्यक्रम जो है वो कई जगह होंगे। लोग मुलाकात करेंगे उनसे, लेकिन जब भरतपुर पहुंचेंगे वो तो कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे और उसके बाद गिरिराज जी महाराज के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद फिर वो जयपुर के लिए रवाना होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद ही वो गिरिराज जी महाराज के दर्शन करना आना चाहते थे, लेकिन कई कारणों की वजह से उनके 2 प्रस्तावित कार्यक्रम के रद्द हुए और आज का ये कार्यक्रम जो है वो तय हुआ। और ऐसे में और आज जो है भरतपुर के लोगों में उत्साह भी साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि तैयारियां इतनी जोर शोरों से की गई हैं। बहुत धन्यवाद दीपक आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और क्योंकि जनहित योजनाओं पर सीएम का फोकस है, आईएएस आईपीएस के तबादले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सीएम भजनलाल ने ब्यूरोक्रेसी में के साथ बैठक की है। सीएस उषा शर्मा, प्रमुख सचिव टी रविकांत समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। योजनाओं की क्रियान्वयन को लेकर मंथन किया गया। रात 11:30 बजे सीएमओ से रवाना हुए सीएम भजनलाल। तो अब देखिए, जनहित योजनाओं पर मुख्यमंत्री का फोकस है, इसलिए आईएएस आईपीएस के तबादले का काउंटडाउन शुरू हो गया है और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे। किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाना है विकास। 100 दिवसीय कार्य योजना 10 दिन में देने के निर्देश। संकल्प पत्र को आधार बनाकर जनता तक पहुंचे लाभ। योजनाओं का पूरा लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है। तो आपको बता दें कि साफ तौर पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जाएगा। सीएम का फोकस इन बड़ी बातों पर है।
जानकारी इस वक्त आपको दे रही हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे। किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचना है विकास। फिलहाल आपको जानकारी दे रही हैं कि सरकार का मुख्य फोकस है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना। किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं किया जाएगा। संवाददाता अरबाज फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। अरबाज, देखिए आईएएस आईपीएस के तबादले का काउंटडाउन शुरू हो गया है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का दावा सरकार कर रही है। कल 11:30 बजे तक सीएम सीएमओ में ही थे, क्या कुछ रहा? जी बिल्कुल, देखिए कि रात को करीब देर 11:30 बजे तक सीएमओ में रहे मुख्यमंत्री, और जो जीरो टॉलरेंस की नीति है राजस्थान में अपराध के विरुद्ध, उसको लेकर के 100 दिन में जो है कार्य योजना तैयार कर अपने अपने विभागों में काम शुरू करने के लिए कहा गया। खासतौर पर 25 वर्ष का आगे का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की बात कही गई है, और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनके प्रति उदासीनता दूर करते हुए प्रदेश में भी हर आम आदमी को उसका फायदा पहुंचाने के लिए जो काम करने के लिए जो है काम की शुरुआत होगी। और आप देखिए कि देर रात तक जो अगले 2 दिन में एक विधानसभा सत्र आहूत करने को लेकर चर्चा की गई, जिसमें जो मंत्रिमंडल है, नए विधायक हैं, उनकी शपथ को लेकर चर्चा की गई, और कहीं न कहीं जो प्रशासनिक ढांचा है, नई तबादला सूची है, उसको लेकर के चर्चा की जा रही है कि कौन से अधिकारी कहाँ बेहतर आउटपुट दे सकते हैं। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर मैसेज दिया कि वो किसी तरह की दुर्भावना से या किसी भी तरह की जो परसेप्शन के साथ में काम नहीं करेंगे, बल्कि नई ऊर्जा से, नए जोश के साथ में सबके साथ मिलकर काम करेंगे, सभी को साथ लेकर के काम करेंगे। एक बड़ा मैसेज सीएम के द्वारा दिया गया है, जिसे जो हमारे प्रशासनिक अमले ने भी काफी पॉजिटिवली लिया और मिलजुल करके बेहतर आउटपुट देने का वादा किया है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान में सीएम और डिप्टी सीएम के पदभार ग्रहण करने के बाद अब चर्चा मंत्रिमंडल को लेकर है। दिल्ली में रविवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले कई नामों पर चर्चा हुई है। हालांकि अभी फाइनल कोई भी नाम नहीं हुआ है। भजनलाल कैबिनेट पर कयासों का दौर जारी। फिर चौंकाएंगे मंत्रिमंडल के चेहरे या संभावित चेहरे बनेंगे कैबिनेट का हिस्सा। राजस्थान में नई सरकार के शपथ समारोह को कई दिन बीत चुके हैं। भजनलाल सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है। अब सवाल ये है कि कैबिनेट का गठन कब होगा, अगर होता है तो कौन कौन इसका हिस्सा होंगे। इन सब सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सीएम भजनलाल शर्मा अपने दिल्ली दौरे में इन सब सवालों के जवाब लेकर आएंगे। सूत्रों की माने तो रविवार रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर जो बैठक हुई, उसमें मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले कई नामों पर चर्चा हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। सीएम भजनलाल शर्मा के अलावा डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी भी इस बैठक में शामिल थी। एक तरफ मंत्रिमंडल के गठन को लेकर सुगबुगाहट तेज है, तो वहीं इस बीच सीएम भजनलाल शर्मा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उनके आवास पर करीब आधे घंटे मुलाकात की। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिले सीएम भजनलाल शर्मा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी सीएम ने भेंट की। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो गई है। पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि मलमास के बाद में राजस्थान में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली दौरे के ऊपर है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगले 1 से 2 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है।
राजस्थान की नई सरकार के नए मंत्रिमंडल को लेकर जो सुबुगाहट है, अगर उस पर गौर करें तो पहले चरण में नई कैबिनेट में 15 से 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। ऐसे कयास हैं कि मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह मिल सकती है और ऐसी भी उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में नाम का ऐलान हो सकता है। सूत्रों की माने तो रविवार शाम जेपी नड्डा के आवास पर जो बैठक हुई उसमें कई नामों पर सहमति बन चुकी है। सीएम के 2 दिन के दिल्ली दौरे के बाद इतना तो साफ है कि आने वाले दिनों में कैबिनेट में जिन चेहरों को शामिल किया जाएगा उनका ऐलान हो सकता है। लेकिन जिन नामों पर चर्चा जारी है उनमें बाबा बालकनाथ, किरोड़ी लाल मीणा, अनीता भदेल, दीप्ति किरण माहेश्वरी, मदन दिलावर, महंत प्रतापपुरी, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, ओटा राम देवासी, सुमित गोदारा, जोगेश्वर गर्ग, बाबू सिंह राठौर, हमीर सिंह भायल, जवाहर सिंह बेडा का नाम शामिल है। नियम कहता है कि सीएम के साथ ज्यादा से ज्यादा 30 मंत्री कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। बीजेपी सीएम के तौर पर भजन लाल शर्मा, दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा को डिप्टी सीएम बना चुकी है। इसके बाद अब 27 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। फिलहाल केवल 20 मंत्री ही बनाए जाने की चर्चा जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान की विधानसभा के लिए कालीचरण सराफ प्रोटेम स्पीकर बनाई गई हैं, जिन्हें राज भवन में राज्यसभा कलराज मिश्र ने शपथ दिलाई। कालीचरण सराफ के हाथ प्रोटेम स्पीकर की कमान। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिलाई शपथ। राजभवन में राज्यपाल के जरिए शपथ ग्रहण कराते ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 8 बार विधायक रहे कालीचरण सराफ 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बन गए। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ अब नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा में शपथ दिलाएंगे। प्रोटेम स्पीकर के सहयोग के लिए 3 सदस्य पैनल बनाया गया है, जिसमें विधायक दयाराम परमार, प्रताप सिंह सिंघवी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को शामिल किया गया है। परंपरा के मुताबिक विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद पहले 2 दिन नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। सदस्यों के शपथ के बाद विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। प्रोटेम स्पीकर ही विधानसभा के पहले दिन की कार्रवाई संचालित करता है। आइए अब आपको बताते हैं कि प्रोटेम स्पीकर होता कौन है। प्रोटेम का मतलब होता है कुछ वक्त के लिए, यानी अस्थायी होता है। सबसे ज्यादा चुनाव जीते विधायक को बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति गवर्नर करते हैं। प्रोटेम स्पीकर ही नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाते हैं। विधायकों की शपथ के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है। स्पीकर के चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर का कार्य खत्म हो जाता है। कालीचरण सराफ ने जयपुर की मालवीय सीट से विधानसभा का चुनाव जीता है और हैट्रिक मारी है। तीनों बार उनके सामने कांग्रेस ने अर्चना शर्मा को खड़ा किया और तीनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए, बड़ी खबर आ रही है। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर नकली नोटों के जखीरे के साथ 2 व्यापारी पकड़े गए हैं। 60,000 की नकली नोट पुलिस ने बरामद किए हैं। खाजूवाला के 2 प्रतिष्ठित व्यापारियों को किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की कार्रवाई। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 60,000 के नकली नोट जो है पुलिस ने बरामद किए हैं। आपको जानकारी दे रहे हैं, खाजूवाला के 2 प्रतिष्ठित व्यापारियों को गिरफ्तार इस दौरान किया गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। झुंझुनू में नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। चिड़ावा सीआई विनोद सामरिया के मुताबिक खुडानिया गांव का रहने वाला शुभम पेशे से वेबसाइट डेवलपर है
और जिसे पुलिस ने नकली नोट छापने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 15 दिसंबर को डीएसटी टीम ने अमित नाम के एक युवक को नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया था, जिसकी पूछताछ में गैंग के दूसरे सदस्यों के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद गैंग का सरगना शुभम जांगड़ गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि शुभम न केवल खुद नकली नोट छाप रहा था, बल्कि उसने अपने जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले अपने दोस्त सुरेंद्र कुमावत के अलावा रामापीर और हिमांशु सोलंकी की मदद इस काम में ली। पुलिस हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही। सारी पहलुओं का गहनता से अनुसंधान किया जाएगा। इस टीम के अंदर जो पूरी टीम थी वो पूरी कड़ी हमारे पास है। इनसे अब पृथक पृथक से पूछताछ किया जाना है और उपकरणों की बरामदगी किया जाना शेष है। ये इन्होंने अभी करीब 20-25 रोज से ही इन्होंने काम चालू किया है और शुभम के द्वारा ये पूरी रचना रची गई है और अभी अनुसंधान शेष है। अभी चूंकि प्रकरण 15 तारीख को दर्ज हुआ है, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी अग्रिम मुलजिम को लाने का, वो हम लेके आए हैं। आगे बढ़ते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में सभी 7 आरोपियों को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 2 जनवरी तक जेल भेज दिया है। हत्या में शामिल शूटर और साजिशकर्ताओं की रिमांड सोमवार को पूरी हुई थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। गोगामेडी हत्याकांड में आरोपियों को जेल। एनआईए की स्पेशल कोर्ट का फैसला, 2 जनवरी तक सभी आरोपियों को जेल। पांच दिसंबर को जयपुर के श्याम नगर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने वाले शूटर और हत्या की साजिश रचने वाले सभी आरोपियों को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 2 जनवरी तक जेल भेज दिया है। सोमवार को रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सभी 7 आरोपियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। मामले में हथियार सप्लायर आरोपी पूजा सैनिक की रिमांड अवधि पहले ही पूरी हो चुकी थी। ऐसे में उसे पहले ही कोर्ट में पेश किया जा चुका है, जहां से उसे जेल भेजा गया। सभी 7 आरोपियों को एनआईए की जो स्पेशल कोर्ट है वहां पर पेश किया गया था। पूरे मामले की कार्रवाई जो फीडबैक था, अब तक की जो चार्ज रिपोर्ट थी वो कोर्ट ने देखी, तमाम केस डायरी को कोर्ट ने देखा। जो जज हैं एनआईए स्पेशल कोर्ट के रविंद्र कुमार सेकंड, उन्होंने इस पूरे मसले की सुनवाई की है। पूरे मसले की सुनवाई के बाद में करीब 30 से 35 मिनट सुनवाई चली। सुनवाई में काफी दलीलें जो थी वो जो है वो कोर्ट के अंदर जो है जो सरकारी वकील है उनकी तरफ से रखी गई। इसके अलावा जो आरोपियों के अधिवक्ता थे उनकी तरफ से भी बात रखी गई। कोर्ट ने इस मामले में शूटर रोहित राठौड़, नितिन फौजी, रामवीर जाट, उद्धम सेन, राहुल, सुमित, भवानी सिंह और रोनी 7 आरोपियों को पेश किया, जिन्हें कोर्ट ने 2 जनवरी तक जो है वो कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश जो है वो जारी किए हैं। गोगामेडी हत्याकांड में पुलिस ने शूटर रोहित और नितिन फौजी को उसके एक साथी के साथ चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था। वहीं जयपुर में फायरिंग के बाद भगाने में मदद करने वाले शूटर नितिन फौजी के साथी रामवीर और गुरुग्राम की जेल से भवानी सिंह उर्फ रोनी राजपूत समेत 3 आरोपियों को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। विदेश में बैठे रोहित और वांटेड वीरेंद्र चारण के निर्देश पर गोगामेडी की हत्या का आरोप है। आरोपियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर जो है वो ले जाया जा रहा है और लगातार ये कोशिश की गई। पूरी कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था के बीच में एनआईए कोर्ट के अंदर आरोपियों की सुनवाई हुई और उसके बाद में सभी आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर आज फैसला सुना सकता है और हाईकोर्ट ने 8 दिसंबर को फैसला रिजर्व किया था। सुबह 10 बजे के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट 5 याचिकाओं पर फैसला सुना सकता है और इनमें से 3 याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए केस की पोषणीयता से जुड़ी हुई है, जबकि 2 अर्जियां एएसआई के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ है। 1991 के मुकदमे में विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने और वहां पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग की गई थी। ये मुकदमा 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किया गया था। हाईकोर्ट को अपने फैसले में मुख्य रूप से यही तय करना है कि वाराणसी की अदालत इस मुकदमे को सुना सकती है या नहीं। 3 बार जजमेंट रिजर्व करने के बाद अदालत फिर से अर्जियों पर फैसला
सुनवाई कर फैसला रिजर्व किया है। अदालत में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, अंजुमन मस्जिद कमेटी और हिंदू पक्ष की ओर से दलीलें पेश की गई थी। तो ज्ञानवापी केस आज का दिन काफी अहम है और आज 5 अर्जियों पर फैसला आ सकता है। 5 याचिकाओं पर आज फैसला। हाई कोर्ट ने 8 दिसंबर को रिजर्व किया था फैसला। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी हैकथॉन 2023 का ग्रैंड फिनाले मेरठ की शोभित यूनिवर्सिटी में आयोजन। पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। सुबह 8 बजे शुरू होगा हैकथॉन। सुबह 9 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे संबोधित। प्रतिभागियों से भी करेंगे बातचीत। आज से 23 दिसंबर तक होगा आयोजन। मेरठ में 10 राज्यों के 150 प्रतिभागी हो रहे शामिल। 36 घंटे लगातार चलेगी चैंपियनशिप। प्रतिभागी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्मार्ट शिक्षा, आपदा प्रबंधन, रोबोटिक्स और ड्रोन, विकसित और संस्कृति समेत कई मसलों पर समाधान करेंगे। साथ ही देश के लिए एक मॉडल भी तैयार किया जाएगा ताकि देश की समस्या देश के युवा एक प्लेटफॉर्म पर आकर सुलझा सके। और दौसा से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां 2 मोटरसाइकिलों में हुई आमने सामने की टक्कर घटना में बाइक सवार 1 की मौत, 3 घायल। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया दौसा जिला अस्पताल। नांगल राजावतान थाना क्षेत्र के प्यारीवास गांव की ये पूरी घटना है। तो 2 बाइक में आमने सामने की टक्कर हुई है। नांगल राजावतान थाना क्षेत्र के प्यारीवास गांव की घटना। 2 बाइक में आमने सामने की टक्कर। दुर्घटना में बाइक सवार 1 की मौत, 3 इसमें घायल हैं। राजस्थान में दिसंबर और जनवरी पर्यटन के लिहाज से गोल्डन मंथ माने जाते हैं। ऐसे में आने वाले प्राइम पखवाड़े में क्रिसमस, न्यू ईयर को लेकर पर्यटक गुलाबी नगरी का रुख कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक स्थलों पर पर्यटक नजर आ रहे हैं। प्री बुकिंग से सभी होटल्स लगभग फुल हो चुके हैं। अनुमान है कि इस प्राइम पखवाड़े में 500 करोड़ से अधिक राजस्व आने की उम्मीद है। ऐसे में गुलाबी नगरी पर्यटकों के लिए क्यों है खास, क्यों बन रही है पहली पसंद, पर्यटकों से जानने की कोशिश की हमारी संवाददाता महिमा जान ने। राजस्थान के पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की बहार नजर आ रही है। जी हाँ, रोज हजारों की संख्या में पर्यटक स्थलों पर पर्यटक भ्रमण कर रहे हैं। गुलाबी नगरी के प्रमुख पर्यटक स्थल में शुमार अल्बर्ट हॉल पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कितने बड़े ग्रुप्स में बड़ी संख्या में पर्यटक गुलाबी नगरी पहुँच रहे हैं। मैम से जानना चाहेंगे, मैम गुलाबी नगरी में आप आई है, कैसा लगा ये सिटी और कहाँ से आप? क्यों जयपुर ही क्यों चुना आपने घूमने के लिए? बहुत अच्छा है जी, सुना है अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा है, इसीलिए इतना राजधानी है। क्या अच्छा लगा इस शहर में? इसमें राजधानी बहुत अच्छा है जी। क्या अच्छा लगा इस शहर में सर? अभी तो देखता है ना, देखा अभी आया जी जी। अल्बर्ट हॉल बहुत खूबसूरत पर्यटक स्थल है। हम अमेरिका से आए। अमेरिका से आए, क्या अच्छा लगा इस सिटी में? अभी तो शुरू किया, पहले भी हमने देखा था यहाँ पर 5 साल पहले भी आए थे हम, ये पूरा देखा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा सिटी है और अब देखने के लिए हम आए हैं पिंक सिटी। और जो बोलते हैं रॉयल फैमिली का इतिहास भी हमको जानने को मिला ये गाइड से। जी जी, क्या कहना चाहेंगी मैम? अरवली पर्वत की जो गिरिमाला है वो भी कहाँ तक फैली है, वो सब देखने का हमको ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो होता है कि आबू तक वो जाती है। हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा था कि जयपुर में कुछ देखने लायक है, और शील में भी काफ़ी पढ़ा था, जयपुर राजा के नाम से भी पढ़ा था, और हम लोग बहुत क्रेजी है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए